नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि बैलेट पेपर से चुनाव कराओ, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लोकसभा में बोली प्रियंका गांधी। खबर में आगे जिक्र होगा कि राज्यसभा में किसान और मजदूर के बेटे आमने सामने हुआ जबरदस्त हंगामा। खबर में आगे आपको बताएंगे कि देश में एक बार फिर होगा बड़ा संघर्ष, डल्लेवाल से मिले राकेश टिकैत, केंद्र पर साधा निशाना। इसके साथ आगे आपको बताएंगे कि पीडीए के लिए संविधान बचाना जीवन मरण का सवाल, लोकसभा में केंद्र सरकार पर जमकर से अखिलेश यादव। खबर में आगे आपको बताएंगे कि प्रदर्शन शांतिपूर्ण है, पीछे हटने का कोई आदेश नहीं, किसानों के समर्थन में बोला सुप्रीम कोर्ट। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन की वीडियो को कृपया करके कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहले और बड़ी खबर की तरफ। बैलेट पेपर से चुनाव कराओ, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, लोकसभा में बोली प्रियंका गांधी। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने शुक्रवार को लोकसभा में अपने पहले संबोधन में बैलेट पेपर को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बैलेट पेपर से चुनाव कराओ तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आप राजनीति में न्याय की बात कर रहे हो, आप लोग सरकार को पैसे के बल पर गिरा दे रहे हो। प्रियंका गांधी ने आगे कहा कि मेरे सत्ता पक्ष के साथी आज खड़े हुए और तमाम गिनती करने लगे कि ऐसा हुआ तो वैसा हुआ, 1975 में ये हुआ, तो आप सीख लीजिए ना, आप लोग भी अपनी गलती के लिए माफ़ी मांग लीजिए, आप भी बैलेट पेपर पर चुनाव करा लीजिए। उन्होंने कहा कि विपक्षी नेताओं पर फर्जी मुकदमे लगाए जा रहे हैं, विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार किया जा रहा है। उन्होंने केंद्र सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि लोगों के बीच में भय फैलाने वाले लोग आज खुद भय में जी रहे हैं। ऐसा डर का माहौल तो पहले अंग्रेजों के राज में भी नहीं था, लेकिन ये देश डर से नहीं बल्कि साहस से चलेगा। दोस्तों, आपको बता दें कि प्रियंका गांधी ने कहा कि पहले राजा भेष बदलकर जनता के बीच में जाते थे, अब राजा भेष बदलते हैं लेकिन वो जनता के बीच में नहीं जाते और ना ही वो लोगों द्वारा अपनी आलोचना सुनना पसंद करते हैं। आज का राजा जनता के बीच में जाने से डरता है। मौजूदा समय में ये सरकार आलोचना से डर रही है। ऐसी स्थिति को किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जा सकता है। इस सरकार में सदन में चर्चा कराने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है। उन्होंने संभल हिंसा का भी जिक्र किया और कहा कि संभल के कुछ लोग हमसे मिलने आए थे जो मृतक के परिवार के सदस्य हैं। उनमें 2 बच्चे अदनान और उजैर थे। उनमें से एक मेरे बेटे की उम्र का था और दूसरा उससे छोटा 17 साल का। उनके पिता एक दर्जी थे। उनका एक ही सपना था कि वो अपने बेटे को डॉक्टर बनाएंगे और उसका दूसरा बेटा भी सफल होगा। 17 वर्षीय अदनान ने मुझसे बताया कि वो बड़ा होकर डॉक्टर बनेगा और अपने पिता के सपने को साकार करेगा। ये सपना और आशा उसके दिल में हमारे भारत के संविधान ने डाली है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। राज्यसभा में किसान और मजदूर के बेटे आमने सामने हुआ जबरदस्त हंगामा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि राज्यसभा में सभापति जगदीप धनखड़ और कांग्रेस सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच तीखी बहस देखने को मिली। धनखड़ ने भड़कते हुए कहा कि मैं किसान का बेटा हूं, मैं झुकता नहीं। इस पर खड़गे ने पलटवार करते हुए कहा कि आप किसान के बेटे हैं तो मैं मजदूर का बेटा हूं, आप सदन को परंपरा से चलाइए। जुबानी जंग के दौरान खड़गे ने कहा कि अगर आप किसान के बेटे हैं तो मैं मजदूर का बेटा हूं। आप कह रहे हैं कि हम किसान के बेटे का अपमान कर रहे हैं, मैं कहना चाहता हूं कि मैं मजदूर का बेटा हूं। खड़गे ने कहा कि हम यहाँ आपकी तारीफ सुनने नहीं आए हैं। इस पर जवाब देते हुए धनखड़ ने कहा कि मुझे पता है कि आप किसकी तारीफ करना चाहते हैं। राज्यसभा में चेयरमैन जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर हंगामा हुआ। धनखड़ ने कहा कि मैं अपने देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर दूंगा। आपको 24 घंटे एक ही काम है, मैंने बहुत कुछ सहन किया है, आपको प्रस्ताव लाने का अधिकार है, लेकिन आप संविधान का अपमान कर रहे हैं। सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच हंगामा हुआ, जिसके बाद राज्यसभा की कार्रवाई 16 दिसंबर तक के लिए स्थगित कर दी गई है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। देश में एक बार फिर होगा बड़ा संघर्ष, डल्लेवाल से मिले राकेश टिकैत, केंद्र पर साधा निशाना। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि खनौरी बॉर्डर पर किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल का मरणाव्रत 18वें दिन भी जारी है और शुक्रवार को एसकेएम के नेता राकेश टिकैत, हरिंदर सिंह लखोवाल समेत 5 किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल का हालचाल जानने के लिए पहुंचे। इसी दौरान राकेश टिकैत ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि मोदी सरकार कलयुग की प्रोफेशनल सरकार है, देश में एक बार फिर बड़ा संघर्ष होगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। पीडीए के लिए संविधान बचाना जीवन मरण का सवाल, लोकसभा में केंद्र सरकार पर जमकर बरसे अखिलेश यादव। जी हां दोस्तों, भारतीय संविधान को अपनाने की 75वीं वर्षगांठ पर चर्चा के दौरान लोकसभा में समाजवादी पार्टी सांसद अखिलेश यादव ने कहा कि ये संविधान हमारी ढाल है, हमारी सुरक्षा है, यह हमें समय समय पर शक्ति प्रदान करता है। संविधान शोषित, उपेक्षित
पीड़ित और वंचितों के अधिकारों का सच्चा संरक्षक है। ये संविधान बहुत बड़ा सहारा है हमारे जैसे लोगों और देश के कमज़ोर लोगों के लिए, खासकर पीडीए के लिए संविधान बचाना जीवन मरण का सवाल है। अखिलेश यादव ने शुक्रवार को आरोप लगाया कि अल्पसंख्यकों खासकर मुसलमानों को दूसरे दर्जे का नागरिक बनाने की कोशिश की जा रही है। लोकसभा में भारत के संविधान की 75वीं साल की गौरवशाली यात्रा पर बहस में भाग लेते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि जब भी हमें मौका मिलेगा हम जाति जनगणना कराएंगे। अखिलेश यादव ने आगे कहा कि जाति सर्वेक्षण से जातियों के बीच की खाई पाटी जा सकेगी। उन्होंने सरकार में गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों की प्रति व्यक्ति आय के आंकड़े देने की भी मांग की। इसके साथ ही उन्होंने कथित चीनी अतिक्रमण को लेकर सरकार पर हमला किया और दावा किया कि देश की सीमाएं सिकुड़ रही हैं। वहीं इस चर्चा की शुरुआत करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि देश में एक राज्य ऐसा भी है जहां भारतीय संविधान लागू नहीं होता था और संसदीय कानून भी ठीक से लागू नहीं होते थे, हालांकि हमने वहां भी संविधान लागू किया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। प्रदर्शन शांतिपूर्ण है, पीछे हटाने का कोई आदेश नहीं, किसानों के समर्थन में बोला सुप्रीम कोर्ट। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली के शंभू बॉर्डर पर पिछले कई महीने से किसान अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, जिनको रोकने के लिए कई बार पुलिस और किसानों के बीच भिड़ंत भी हुई है और इसी मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम किसानों को हटाने के संबंध में कोई आदेश नहीं दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने किसानों के लिए गठित की गई समिति पर भी कई सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि उनका काम काफ़ी धीरे हो रहा है, ऐसे में हम किसानों के शांतिपूर्ण प्रदर्शन को गलत नहीं कह सकते हैं। यह अलग बात है कि उनके प्रदर्शन की वजह से ही राष्ट्रीय राजमार्ग ब्लॉक रखा गया है। आज सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शंभू बॉर्डर से किसानों को हटाने के संबंध में कहा कि हम ऐसा कोई आदेश नहीं दे रहे हैं, किसानों का प्रदर्शन गलत नहीं है। इसके अलावा कोर्ट ने राज्य सरकारों से किसानों पर बल प्रयोग न करने की अपील की है। किसान आंदोलन को लेकर कोर्ट में पेश की गई रिपोर्ट के बारे में बात करते हुए कोर्ट ने कहा कि हमें ये पहले ही स्पष्ट कर देना चाहिए कि एक रिपोर्ट आती है और हम विशेषज्ञ बन जाते हैं और निर्देश जारी करना शुरू कर देते हैं। हम सभी हितधारकों से जांच करने के लिए कहेंगे और फिर निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान एक न्यूज़पेपर की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि किसान नेता जगजीत सिंह जी जो 17 दिनों से भूखे हड़ताल पर बैठे हैं वो सीनियर सिटीजन हैं। कोर्ट ने आगे कहा कि उन्हें स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत भी है, ऐसे में राज्य सरकार और केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है कि वो उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। मुश्किल में बीजेपी विधायक हरीश साक्य, कोर्ट के आदेश पर गैंगरेप धोखाधड़ी की एफआईआर, भाई भतीजे समेत 15 अन्य भी आरोपी। जी हां दोस्तों, बड़ी खबर यहां पर आ रही है। यूपी के बदायूं में एमपी एमएलए कोर्ट ने बीजेपी के बिलसी विधायक हरीश साक्य और उनके भाई व भतीजे समेत 15 अन्य के खिलाफ सामूहिक दुष्कर्म और धोखाधड़ी के आरोप में एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया है। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने बुधवार को पीड़िता के पति की याचिका पर सुनवाई के बाद यह आदेश जारी किया, जिसमें भूमि विवाद से जुड़े एक मामले में न्याय की मांग की गई थी। कोर्ट ने सिविल लाइंस थाने को 10 दिन के भीतर मामला दर्ज करने और मामले की निष्पक्ष जांच कराने का निर्देश दिया है। दोस्तों, आपको बता दें कि बदायूं के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ब्रजेश कुमार सिंह ने कहा कि पुलिस को अभी तक अदालत के आदेश की प्रति नहीं मिली है। उन्होंने कहा कि अदालत के आदेश की प्रति मिलते ही एफआईआर दर्ज कर उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में कहा कि उसके पिता ने काफी समय से सिविल लाइंस थाना क्षेत्र के बुधबई गाँव में पूनम लॉन के पास जमीन का एक टुकड़ा खरीदा था और विधायक साक्य उस संपत्ति को खरीदना चाहते थे। याचिका के अनुसार जमीन की कीमत करीब 18 करोड़ रुपए है, लेकिन याचिकाकर्ता और विधायक के बीच 16.5 करोड़ रुपए में सौदा तय हुआ। विधायक ने लिखित समझौते के समय जमीन की कीमत का 40% और बाकी पैसा बैनामा के समय देने की सहमति जताई। इसके बाद साक्य ने 1 लाख रुपए एडवांस दे दिया। याचिकाकर्ता ने कहा कि कुछ दिन बाद 40% दिए बिना विधायक और उनके गुर्गों ने लिखित समझौते के लिए दबाव बनाना शुरू कर दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि जब पैसे लिए बिना समझौता नहीं हुआ तो पुलिस ने उनके चचेरे भाई को उठा लिया और प्रताड़ित किया। याचिकाकर्ता ने यह भी आरोप लगाया कि जब उन्होंने एक बिल्डर को जमीन बेचने की कोशिश की तो विधायक के लोगों ने उन्हें जमीन नहीं बेचने दिया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। महायुति में कैबिनेट को लेकर फंसा पेच, वित्त मंत्रालय पर अड़े अजीत पवार, शिंदे को मनाने में जुटी भारतीय जनता पार्टी। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र में महायुति सरकार का कैबिनेट विस्तार 14 दिसंबर को होने के आसार हैं। गुरुवार को डिप्टी सीएम अजीत पवार ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। उस समय भी एनसीपी ने वित्त विभाग के लिए अपनी आवाज़ बुलंद की। इतना ही नहीं, यह भी कहा कि अगर पार्टी और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष को यह
मंत्रालय नहीं मिलता है तो महायुति सरकार का कोई भी मतलब नहीं रह जाएगा। गुरुवार को पार्लियामेंट में अजीत पवार की अमित शाह से मुलाकात के बाद राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता अमोल मिटकरी ने कहा कि अगर अजीत पवार को वित्त मंत्रालय नहीं मिलता है तो सरकार का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। इस मौके पर एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे भी मौजूद थे। अजीत पवार की पत्नी भी वहां पर मौजूद थी। दोस्तों, मिटकरी ने कहा कि साल 2024 के चुनाव से पहले पूरे महाराष्ट्र में लड़की बहन स्कीम और किसानों के बिजली बिल माफ जैसी योजनाओं को देखा गया है। इन स्कीम को लागू करते समय वित्त मंत्री के तौर पर अजीत पवार ये देखेंगे कि राज्य पर ज़्यादा वित्तीय बोझ न पड़े। अगर महाराष्ट्र में वित्तीय तौर पर अनुशासन तय करना है तो वित्त विभाग अजीत पवार को ही मिलना चाहिए। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। धनखड़ को अंपायर की तरह निष्पक्ष रहना चाहिए, हमें बोलने का मौका नहीं मिलता, अविश्वास प्रस्ताव पर खड़गे का बयान। जी दोस्तों, राज्यसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा अध्यक्ष जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर अपनी प्रतिक्रिया दी। खड़गे ने कहा कि अध्यक्ष को किसी का पक्ष नहीं लेना चाहिए, वो एक अंपायर की तरह होते हैं। जब सदन में नेता प्रतिपक्ष जेपी नड्डा बोलते हैं तो उन्हें 5-10 मिनट का समय मिलता है, वहीं हम लोग बोलने के लिए हाथ उठाते हैं और हमारी माइकें बंद कर दी जाती हैं। उन्होंने आगे कहा कि मैं अकेला नहीं हूं जिसने अविश्वास प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए हैं, लेकिन अगर केवल मुझे दोषी ठहराया जाता है तो यह अन्याय है। खड़गे ने आरोप लगाया कि सत्ताधारी पार्टी पहले से तैयार होकर आती है ताकि सदन को स्थगित किया जा सके। खड़गे ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा कि मैं अपनी आत्मसम्मान और संविधान के तहत हमें जो हक मिलना चाहिए उसके लिए लड़ता रहूंगा। राज्यसभा में जोरदार हंगामा हुआ। दोस्तों, शुक्रवार को संसद में संविधान पर पक्ष विपक्ष की चर्चा शुरू होने से पहले राज्यसभा में जमकर हंगामा हुआ। विपक्षी दलों ने राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया, जिसे भाजपा सांसद राधा मोहन दास अग्रवाल ने विशेषाधिकार हनन का नोटिस देकर जवाब दिया। इसी बीच धनखड़ और विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच तीखी बहस हुई। सभापति जगदीप धनखड़ ने गुस्से में आकर कहा कि मैंने बहुत कुछ सहा है, मैं किसान का बेटा हूं, मैं झुकता नहीं। विपक्ष ने संविधान की धज्जियां उड़ा दी हैं। खड़गे का जवाब आया कि आप सम्मान नहीं करते तो हम भी नहीं करेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पलटवार करते हुए कहा कि आप हमारी पार्टी के नेताओं का अपमान करते हैं, आपका काम सदन चलाना है, हम यहाँ आपकी तारीफ सुनने के लिए नहीं आए। आप किसान के बेटे हैं तो मैं मजदूर का बेटा हूँ। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। मैं दखल नहीं दूंगा, कानून अपना काम करेगा। अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी पर आई तेलंगाना के सीएम की पहली प्रतिक्रिया। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि तेलुगु सिनेमा स्टार अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी पर प्रतिक्रिया देते हुए तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने शुक्रवार को कहा कि वो मामले की पूरी जानकारी लेने के बाद ही कुछ कह सकते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि मुझे पता लगाने दीजिए, फिर मैं आपको बताऊंगा। समाचार एजेंसी ANI ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि सीएम रेवंत रेड्डी ने आश्वासन दिया है कि वो अल्लू अर्जुन के मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे और कानून अपना काम करेगा। सूत्रों का कहना है कि मुख्यमंत्री का मानना है कि कानून के सामने सभी समान हैं। बता दें कि तेलुगु सिनेमा स्टार अल्लू अर्जुन को 4 दिसंबर को उनके फिल्म पुष्पा 2 द रूल के प्रीमियर के दौरान संध्या थिएटर में हुई दुखद भगदड़ के सिलसिले में शुक्रवार को गिरफ्तार किया गया था। उन्हें अब मेडिकल टेस्ट के लिए अस्पताल ले जाया गया है। अल्लू अर्जुन ने अपने वकील से बात कर हाई कोर्ट से तत्काल सुनवाई का अनुरोध किया। इससे पहले अल्लू अर्जुन ने अपने खिलाफ दर्ज FIR को रद्द करने की मांग करते हुए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। इस घटना में एक महिला की मौत हो गई और उसका बेटा घायल हो गया है, जिसके बाद पुलिस ने जांच शुरू की और 3 लोगों को गिरफ्तार किया। अब इसी मामले में एक्टर को भी हिरासत में लिया गया है। इस घटना के सिलसिले में पूछताछ के लिए अभिनेता को चिक्कड़पल्ली पुलिस स्टेशन लाया गया। कार्रवाई के दौरान उनके पिता अल्लू अरविंद, भाई अल्लू शिरीष और ससुर कंचरला चंद्रशेखर रेड्डी भी स्टेशन पर मौजूद थे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। हाथरस कांड के आरोपी खुलेआम घूम रहे, पीड़ित परिवार के साथ अपराधियों जैसा व्यवहार कर रही सरकार, राहुल गांधी का बयान। जी हाँ दोस्तों, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने योगी सरकार पर हाथरस गैंगरेप और हत्याकांड की पीड़िता के परिवार के साथ अपराधियों जैसा व्यवहार करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि पीड़ित परिवार को न्याय देने के बजाय सरकार उन पर तरह तरह से अत्याचार कर रही है और दूसरी तरफ आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। सरकारी बैंकों को लेकर राहुल गांधी ने मोदी सरकार को घेरा तो वित्त मंत्रालय ने जारी किया रिपोर्ट कार्ड। जी हाँ दोस्तों, सरकारी क्षेत्र के बैंकों का ग्रॉस NPA एक दशक के निचले लेवल पर आ गया है। वित्त वर्ष 2024-25 के सितंबर महीने में पब्लिक सेक्टर बैंकों का ग्रॉस NPA घटकर 3.12% रहा है, जो मार्च 2018 में 14.98% हुआ करता था। वित्त मंत्रालय ने बताया कि वित्त वर्ष 2023-24 में सरकारी बैंकों का मुनाफा रिकॉर्ड हाई 1.41 लाख करोड़
करोड़ रुपए पर जा पहुंचा, जो वित्त वर्ष 2022-23 में 1.05 लाख करोड़ रुपए रहा था। पर सवाल उठता है कि आखिर क्यों सरकारी बैंकों के प्रदर्शन को लेकर वित्त मंत्रालय ने ये रिपोर्ट कार्ड जारी किया है। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। अगर पीएम मोदी ने रूस यूक्रेन युद्ध रोक दिया तो बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर उद्धव ठाकरे ने पीएम मोदी पर साधा निशाना। जी दोस्तों, शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा के लिए भारत सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों पर सवाल उठाया। ठाकरे ने कहा कि अगर पीएम मोदी ने भारतीय छात्रों को वापस लाने के लिए रूस यूक्रेन युद्ध रोका तो उन्हें बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार भी रोकना चाहिए। उन्होंने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि भगवा पार्टी का हिंदुत्व सिर्फ वोट के लिए है। शिवसेना यूबीटी प्रमुख ने कहा कि बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना भारत में सुरक्षित हैं, लेकिन पड़ोसी देश में हिंदुओं का क्या। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, जहां पिछले साल अगस्त में शेख हसीना सरकार गिरने के बाद से हिंदुओं को हिंसक हमलों का सामना करना पड़ रहा है। ठाकरे, जो महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री से संसद को उन कदमों से अवगत कराने का आग्रह किया जो भारत पड़ोसी देश में हिंदुओं की रक्षा के लिए उठा रहा है। इस बीच इस्कॉन कोलकाता के उपाध्यक्ष राधा रमन दास ने बताया कि बांग्लादेश में लोगों को जबरन दूसरे धर्म में परिवर्तित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जो लोग दूसरे धर्म में परिवर्तित होने के इच्छुक नहीं हैं, उन्हें तलवारों से ऐसा करने की धमकी दी जा रही है। उन्होंने बांग्लादेश के वर्तमान में सत्ता में बैठे लोगों पर लोगों को गुमराह करने का भी आरोप लगाया। उन्होंने उस लड़की के बारे में भी बात की जो बांग्लादेश में धमकी मिलने के बाद नदी पार करके भारत आ गई थी। दास ने भारत सरकार से उन्हें नागरिकता देने और उनके परिवार को सुरक्षा प्रदान करने का आग्रह किया। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। कांग्रेस की 21 उम्मीदवारों की पहली सूची में संदीप दीक्षित, देवेंद्र यादव का नाम। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ी खबर। जी दोस्तों, दिल्ली विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस ने गुरुवार देर शाम अपनी पहली सूची जारी कर दी है। इस सूची में पार्टी ने कुल 21 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए हैं। नई दिल्ली सीट से पूर्व सांसद संदीप दीक्षित को और बादली विधानसभा सीट से प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव को टिकट दिया गया। नई दिल्ली विधानसभा सीट पर संदीप दीक्षित का मुकाबला आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से हो सकता है। ये उनकी पारंपरिक सीट रही है, जहां से साल 2013 में वो 3 बार लड़े हैं और हर बार जीते हैं। हालांकि आपने अब तक इस सीट पर अपने प्रत्याशी की घोषणा नहीं की है। बादली विधानसभा सीट से कांग्रेस ने देवेंद्र यादव को टिकट दिया है। इसके अलावा पटपड़गंज से अनिल चौधरी को टिकट दिया है, जहां उनका मुकाबला आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार अवध ओझा से होगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। पेपर लीक का आरोप लगाकर पटना में अभ्यर्थियों का हंगामा, आयोग ने किया इनकार। जी हां दोस्तों, बीपीएससी को लेकर बड़ी खबर आ रही है। बिहार में आयोजित 17वीं बीपीएससी की परीक्षा में प्रश्न पत्र वायरल होने को लेकर परीक्षार्थियों ने हंगामा कर दिया है। बता दें कि पटना के बापू परीक्षा भवन में अभ्यर्थियों ने हंगामा किया है। अभ्यर्थियों का आरोप है कि 12 बजे से परीक्षा थी, लेकिन 12:30 बजे तक प्रश्न पत्र नहीं दिया गया। 1 बजे पेपर लीक होने की खबर आई। हालांकि आयोग ने इनकार कर दिया है। आयोग ने कहा है कि ये किसी शरारती तत्व की साजिश है। आयोग इससे सख्ती से निपटेगा। पेपर लीक नहीं हुआ है। इस हंगामे की खबर सुन जिला प्रशासन और बीपीएससी के अधिकारी परीक्षा केंद्र पहुंचे। दोपहर 1 बजे के बाद प्रश्न पत्र वायरल होने की खबर फैली। बता दें कि फिलहाल बीपीएससी के लिए परीक्षा बड़ी चुनौती बनी हुई है। आयोग का दावा है कि किसी शरारती तत्व ने यह हरकत की है। आयोग सख्ती से वैसे शरारती तत्वों से निपटेगा। पटना के कुम्हरार में सड़क पर छात्र उतरे हुए हैं। परीक्षार्थियों का कहना है कि हम लोगों को 12:30 बजे तक प्रश्न पत्र नहीं मिला। मिली जानकारी के अनुसार बापू परीक्षा भवन सेंटर पर पटना के डीएम और एसएसपी पहुंचे हैं। हंगामा कर रहे छात्रों को समझाने बुझाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अभ्यर्थी मानने को तैयार नहीं है। अभ्यर्थी बीपीएससी के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं और परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। ये देश भय से नहीं चल सकता, उठेगा और सत्य मांगेगा। सत्ता पक्ष पर भड़की प्रियंका गांधी। जी हाँ दोस्तों, लोकसभा में संविधान पर चर्चा के दौरान पहली बार बोलते हुए प्रियंका गांधी ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। लोकसभा में अपने पहले भाषण के दौरान प्रियंका गांधी 32 मिनट तक बोली। इस दौरान उन्होंने जातीय जनगणना, अडानी मुद्दे, देश की एकता जैसे मुद्दे पर अपनी बात रखी। प्रियंका गांधी ने देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू का जिक्र करके भी सत्ता पक्ष को घेरा और पूछा कि वो अतीत को कब तक कोसते रहेंगे। प्रियंका गांधी ने कहा कि हजारों साल पुरानी हमारे देश की धर्म की एक पुरानी परंपरा रही है। यह परंपरा संवाद चर्चा की रही है। एक गौरवशाली परंपरा है जो
जो दर्शन ग्रंथों, वेदों और उपनिषदों में रही है। अलग अलग धर्मों में, इस्लाम, जैन, सिख धर्म में भी बहस और चर्चा की संस्कृति रही है। इसी परंपरा से हमारा स्वतंत्रता संग्राम उभरा। ये विश्व में अनोखी लड़ाई थी जो सत्य और अहिंसा पर आधारित थी। हमारी आज़ादी की लड़ाई लोकतांत्रिक थी, जिसमें हर वर्ग, हर जाति, धर्म के लोगों ने इसमें हिस्सा लिया और आज़ादी की लड़ाई लड़ी। इसी आज़ादी की लड़ाई से एक आवाज़ उभरी, वो ही आवाज़ हमारे देश का संविधान है। दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। ये थी दिन भर की सारी जरूरी और बड़ी खबरें। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।